साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य के दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पेपर में छपने वाले हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं और मैराथन क्लास नंबर हमारी फर्स्ट रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, 6 या 7 मैराथन क्लास लगाऊंगा हिंदी साहित्य की। दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे थे कि भैया हिंदी साहित्य की भी क्लास लेके आओ। ठीक है, आपको जिसकी जरूरत है क्लास की बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, मैं हाजिर हूंगा आपके साथ। ठीक है, तो आज हमारी मैराथन क्लास रहने वाली है कक्षा 12 हिंदी साहित्य और पेपर 2024 यानी अब की बार दोस्तों 100 पार। लगे रहना दोस्तों अच्छे से। ठीक है, अब ये प्रमुख आप क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने। मैंने 21 यानी 21 क्वेश्चन लिए दोस्तों। ठीक है, इनको अभी देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हिंदी साहित्य की सीरीज खरीदना चाहते हैं तो उसकी प्राइस 30 रुपए है। अभी वो तैयार हो रही है दोस्तों। बाकी जैसे पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इनकी नोट्स बुक चाहिए तो इनकी प्राइस 50 रुपए है और बाकी सीरीज की प्राइस तो 30 रुपए रहेगी। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं इन नंबरों पर। चाहिए तो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, मैसेज करना है सबसे पहले व्हाट्सएप पर। ओके, चलो तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है कि समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना अच्छे से दोस्तों कि समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग करते हैं। क्या पूछा है? यही पूछा है कि समाचार लेखन में, देखिएगा दोस्तों, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग करते हैं। तो आपको लिखना है उल्टा पिरामिड शैली। किस प्रकार की शैली? उल्टा पिरामिड शैली। तो याद रखना, समाचार लेखन में हम किस शैली का प्रयोग करते हैं? उल्टा पिरामिड शैली। दोस्तों, छोटे क्वेश्चन है, पेपर में पूछे गए हैं और ये पेपर में पूछे जाएंगे दोबारा। दोस्तों, अच्छे से आप याद कर लेना, इनको याद रखे। समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग करते हैं? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करते हैं। याद हो रही नहीं हो रही हो? याद हो रही सबने? याद हो रही सबने? ठीक है, तो याद रखना समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ क्या होना जरूरी है? और दोस्तों के पूछिए कि एक अच्छे और रोचक फीचर के लिए क्या होना जरूरी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, एक अच्छे और रोचक फीचर के लिए फोटो होनी जरूरी है। ठीक है, फोटो, रेखांकन, इसके अलावा ग्राफिक्स, ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि एक अच्छे रोचक फीचर के लिए क्या होना जरूरी है। तो आप लिख सकते हैं जैसे फोटो होगी, ठीक है, रेखांकन। इसके अलावा बात करते हैं तो जैसे हम फोटो, रेखांकन, और भी आप लिख सकते हैं जैसे प्रमुख ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का होना भी जरूरी है ना भाई, ग्राफिक्स। ठीक है, ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स आप लिख सकते हैं। इसके बाद है फीचर क्या है। अरे यार, वो फीचर, अब ये क्वेश्चन कह रहे भैया ये तो अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित है। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सोचा, अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो गलत नहीं होना चाहिए। फीचर क्या है? फीचर क्या है बताओ? फीचर सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ एक लेखन है। दोस्तों, फीचर क्या है? तो फीचर आप लिखना है कि फीचर सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। ठीक है, ये याद रखना। नाटक की मूल विशेषता बताइएगा। आखिर नाटक की मूल विशेषता क्या है? नाटक की बताओ, विशेषता बताओ मन जल्दी। तो याद रखना, नाटक की विशेषता पूछिए। देखो दोस्तों, नाटक की मूल विशेषता क्या है? नाटक की मूल विशेषता देखो, आपको पता है कि नाटक को हम सुन सकते हैं। सुन सकते हैं ना? बिल्कुल, नाटक को हम क्या कर सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ने के साथ साथ हम सुन भी सकते हैं नाटक को और साथ में देख भी सकते हैं। तो यही तो नाटक की मूल विशेषता है कि नाटक को हम नाटक को हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। पढ़ने और देखने के साथ साथ, पढ़ने और सुनने के साथ साथ हम उसको देख भी सकते हैं। तो ये क्या है? नाटक की क्या है? प्रमुख विशेषता है दोस्तों। ये आपको लिखना दोस्तों। नाटक को नहीं देखिए, अब मेरे से पढ़ रही है तो वो नाटक होने तो की है, नाटक ही है। तो बिल्कुल दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे देखिएगा। 5वां क्वेश्चन है कि सूरदास की झोपड़ी कहानी के लेखक का नाम लिखिएगा। ओहो, सूरदास की झोपड़ी, झोपड़ी तो की कह रहे, मुंशी प्रेमचंद ही है ना? बिल्कुल, सूरदास की झोपड़ी कहानी के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। देखिएगा दोस्तों, याद रखना, आपने चैप्टर पढ़ा होगा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, वैसे ये मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रखे हैं दोस्तों, आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, चैप्टर वाइज हिंदी साहित्य के मैंने करवा रखे क्वेश्चन। देखो, तो सूरदास की झोपड़ी कहानी के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। आई समझ में? चलो नेक्स्ट है, कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो आपको लिखना है चंद्रगुप्त नाटक। किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है
कि देवसेना का गीत, ठीक है, किस नाटक से लिया गया है। अगर आपको देवसेना का गीत पूछे कि देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया है, तो वो लिया गया है स्कंदगुप्त नाटक से। किससे लिया गया है? स्कंदगुप्त से। तो याद रखें ये प्रश्न, कार्डेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया? चंद्रगुप्त नाटक। और देवसेना को गीत स्कंदगुप्त नाटक, ठीक है, याद रखना दोस्तों, भूलना मत दोस्तों, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। चलो आगे बात करा, पत्रकार कितने तरह के होते हैं, समझाइए। अब देखो दोस्तों, पत्रकार कितने तरह के होते हैं, तो आपको सीधा से ध्यान रखना, पत्रकार 3 तरह के होते हैं। अब वो 3 तरह के कौन कौन से, वो नाम भी बताओ दोस्तों, ठीक है। तो वो का नाम क्या है? सबसे पहले पत्रकार 3 तरह का हुए, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर, ठीक है। तो याद रखना, पत्रकार जो है, पत्रकार कितने तरह के होते हैं, तो आप लिखेंगे पत्रकार 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले पूर्णकालिक, ठीक है, पूर्णकालिक, अंशकालिक, इसके अलावा फ्रीलांसर। दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फटाफट देखिएगा, फ्रीलांसर। तो पत्रकार के 3 प्रकार हो गया, 3 कौन कौन से? सबसे पहले पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर, याद रखना। चलो आगे देखो दोस्तों, 8वां क्वेश्चन, कि विशेष लेखन के कौन कौन से क्षेत्र हैं, पूछ चुके हैं। विशेष लेखन, अब पूछो विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताओ। कौन सा क्वेश्चन? 8वां क्वेश्चन, कि विशेष लेखन का क्षेत्र कौन सा? तो आप लिख सकते हैं खेल, विशेष लेखन कोई क्षेत्र है, खेल, व्यापार उद्योग, फिल्म जगत है, इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी है। ये सब विशेष लेखन के ही क्या है? क्षेत्र है। तो आप क्या लिखेंगे प्यारे मित्रों? क्या लिखेंगे? विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्रों में आप लिखेंगे खेल हो गया, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी ये आप लिखेंगे, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गई, इसके अलावा फिल्म जगत है, ये आप इसका उदाहरण लिख सकते हो दोस्तों। चलो आगे देखो, ओज गुण किसे कहते हैं? आपने ये पढ़े होंगे दोस्तों, काव्य गुण, जिसमें हम बात करते हैं ओज गुण। ओज गुण किसे कहते हैं? नवा क्वेश्चन है, ओज गुण किसे कहते हैं? तो ओज गुण की परिभाषा आपको लिखनी। ओज गुण किसे कहते हैं? एक ऐसा गुण जिस यानी जिस रस को सुनने से उत्साह, आवेग या वीरता का भाव प्रकट होता है, तो उसे हम कहते हैं ओज गुण, ठीक है। ओज गुण किसे कहते हैं? तो जिस रस को सुनने से उत्साह, आवेग, वीरता का भाव प्रकट होता हो, तो उसे ओज गुण कहते हैं दोस्तों, याद रखना। पूछा गया प्रश्न है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? अरे यार, सरोज स्मृति वही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तो है ना दोस्तों। सरोज स्मृति जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख ये रचना है, सरोज स्मृति। ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? अब देखो दोस्तों, पहले चैप्टर में उठाई क्वेश्चन, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। तो आपको यहां पर देखो स्लाइड पर नजर आ रहा होगा, इसको आपको लिखना है, इसका उत्तर, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है, तो इसका उत्तर आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से लिखना, प्रश्न मोस्ट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो, काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अरे यार, काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अगर कोई बाधा पहुंचा रही है, ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको कोई बिना फालतू आके बाधा पहुंचा रही है, चोट पहुंचा रही है, तो आप क्या कहोगे? उसको क्या जवाब दोगे कि यार इसमें मेरा क्या दोष है यार, तू मुझे क्यों बाधा पहुंचा रहा है यार, हाँ, इसमें मेरा क्या दोष है? अब मेरा क्या दोष है, तो दोष कहलाता है दोस्तों, ठीक है, लिख सकते हैं। देखिएगा क्या पूछा है, पूछा यह है कि काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दोष, याद रखना, दोष, ठीक है, कि यार इसमें बाधा क्यों पहुंचा रहे, इसमें मेरा क्या दोष है दोस्त, याद रखना। काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व कहलाते हैं दोष, याद रखो। नेक्स्ट, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों 2 मात्रा भी कोनी रेवे, 4 मात्रा भी कोनी रेवे, लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं 2 6 मात्रा, यानी 26 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 26 मात्राएं। तो गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 26 मात्राएं होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। 2 6 यानी 26 मात्राएं। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर वहां कौन सा अलंकार होता है? अलंकार, अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आभूषण, गहना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब पूछो के प्रश्न पूछो आपने कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? आप लिखेंगे इसका आंसर अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों।
एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होने पर वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जय जय भगवती सूर्य भारती तव चरणों प्रणमाम। जय जय भगवती सूर्य भारती, तो जय जय जय, इसमें देखो जय जय रिपीट हो रहा है बार बार, एक वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, जय 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 जय। तो इसमें क्या हो, बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। जय जय भगवती सूर्य भारती तव चरणों प्रणमामि। तो इसमें जय 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 बार बार रिपीट हुआ, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सेज समझ आ जाए तो वहां पर कौन सा गुण होता है, तो वहां पर होता है प्रसाद गुण। याद रखना दोस्तों, कौन सा गुण होता है, वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सेज समझ आ जाए तो वहां पर होता है प्रसाद गुण। कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण। तो ये भी याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, मीडिया की भाषा में बीट का क्या तात्पर्य, यानी प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि बीट का क्या तात्पर्य, या मीडिया की भाषा में बीट का क्या तात्पर्य। तो दोस्तों इसमें आप लिख सकते हैं कि संवाददाताओं के बीच, ठीक है, काम का विभाजन या कार्य का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिसे हम मीडिया की भाषा में कहते हैं बीट। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये प्रमुख 16 क्वेश्चन थे दोस्तों, जो अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित क्वेश्चन थे, इनको आपको याद करना है। अब देखो दोस्तों, कुछ बड़े क्वेश्चन है। जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो आपको लिखना है मुद्रित माध्यम। कौन सा माध्यम है, मुद्रित माध्यम, या फिर हम कह सकते हैं प्रिंट माध्यम। मुद्रित या प्रिंट माध्यम, आप इसका आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है मुद्रित या प्रिंट माध्यम। इसके बाद देखो, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या है, तो कहानी का जो केंद्रीय बिंदु है वो है कथानक। कौन सा है दोस्तों, कथानक। याद रखना, कहानी का केंद्रीय बिंदु है कथानक। नाटककार को लिखते समय सबसे पहले जो चुनाव करना पड़ता है वो कथानक का चुनाव करना पड़ता है, ठीक है। तो कहानी का जो केंद्रीय बिंदु है वो कौन सा है, कथानक। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाटककार को लिखते समय सबसे पहले किसका चुनाव करना पड़ता है, तो इसी कथानक का चुनाव करना पड़ता है। याद रखें, ये दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है या क्या संदेश देना चाहता है, तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। अच्छे से याद करना इस क्वेश्चन को भी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखें अच्छे से। इसके बाद देखो, बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है, इसका प्रभाव शहर पर किस प्रकार पड़ता है। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन दोस्तों यहां पर देखो स्लाइड पर आपको नजर आ रहे होंगे, इनका आंसर इसी प्रकार से आपको लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, आपको साथ साथ में लिखना अच्छे से। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, दिशा कविता का मूल भाव लिखिए। यह भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, दिशा कविता, इसका मूल भाव क्या है वो अपने शब्दों में लिखिए। तो स्लाइड पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, अच्छे से प्रश्नों को नोट करें, ठीक है। और इस तरीके से दोस्तों इस क्लास के अंदर हमने 21 यानी 21 क्वेश्चन देखे। मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से मैं आपके सामने क्लास से यानी समय समय पर लाता रहूंगा। और बाकी क्या है दोस्तों, ये छोटे क्वेश्चन है, मैं कल नेक्स्ट क्लास में बड़े क्वेश्चन लूंगा थोड़ा, ठीक है। तो ये अभी आज हमारी मैराथन क्लास फर्स्ट हुई है हिंदी साहित्य की, अभी मैराथन क्लास सेकंड बाकी है। तो इस प्रकार से चलते रहेंगे, 6 या 7 मैराथन क्लास आपके सामने देने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ओके।